रात के 8 बज रहे थे। हॉस्पिटल में हमेशा की तरह शोर शराबा और व्यस्तता थी। देवराज चौहान के कमरे में कुछ ज्यादा ही हलचल थी। वहां 2 डॉक्टर, एक नर्स और एक वार्ड बॉय था। बेड के पास एक स्ट्रेचर पर देवराज चौहान को डाल दिया गया था। नर्स ने ग्लूकोज की बोतल स्टैंड से उतारकर हाथ में ले ली थी। एक डॉक्टर दोनों वार्ड बॉय को देखकर बोला, इसे 4th फ्लोर पर रूम नंबर 3 में ले जाओ। वहां एक पेशेंट कोमा में पहले से ही है। इसे भी उसी कमरे के बेड पे डाल दो। और सिस्टर, तुम 2 दिन अभी और इसके पास रहोगी। अगर इसे होश आता है तो ठीक, नहीं तो इसे इसके हाल पर छोड़ देना होगा। जब ये ग्लूकोज की बोतल खत्म हो जाए तो ड्रिप हटा देना। ओके डॉक्टर। दोनों डॉक्टर बाहर निकले। कमरे के बाहर बेंच पर 2 पुलिस वाले मौजूद थे और बातों में लगे थे। इस कमरे वाले पेशेंट को 4th फ्लोर के 3 नंबर कमरे में भेजा जा रहा है। जो भी इसकी निगरानी करना चाहता है वो 4th फ्लोर पर आ जाए, डॉक्टर ने कहा और दूसरे डॉक्टर के साथ आगे बढ़ गया। तभी दोनों वार्ड बॉय स्ट्रेचर को धकेलते हुए कमरे से निकले और लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। साथ चल रही नर्स ने हाथ में ग्लूकोज की बोतल थाम रखी थी। दोनों पुलिस वालों ने एक दूसरे को देखा। हम में से एक को 4th फ्लोर पर इसके पास जाना पड़ेगा। यहाँ बैठकर बातें करते हमारा वक्त कट जाता था, परंतु अकेले बैठना मुश्किल का काम है, एक पुलिस वाले ने कहा। दूसरा साथ वाले कमरे में है, एक को तो 4th फ्लोर पर जाना ही होगा। तू जाएगा क्या? मैं चला जाता हूँ, पुलिस वाले ने लंबी सांस लेकर कहा। वो कोमा में है, बीच बीच में कभी गप्पे लगाने, चाय पीने मेरे पास आ जाया करना। ठीक है। तभी 3 डॉक्टर उनके पास आ पहुंचे और खुले दरवाजे से भीतर गए। फिर फौरन ही पलटकर वहां आए और एक ने पूछा, पेशेंट कहाँ गया? उसे अभी 4th फ्लोर पर 3 नंबर कमरे में ले जाया गया है। वो कोमा में जा चुका है। तीनों की नजरें मिली। तभी दूसरे डॉक्टर ने पूछा, और दूसरा पेशेंट? वो कमरे में ही है। तीनों डॉक्टर साथ वाले कमरे की तरफ बढ़ गए। दरवाजा बंद था। उसे धकेला और भीतर आ गए। बेड पर बेसुध सा जगमोहन पड़ा था। ग्लूकोज की बोतल लगी थी। पास में ही नर्स कुर्सी पर बैठी थी, जो कि 3 डॉक्टरों को आया पाकर तुरंत खड़ी हो गई। पेशेंट कैसा है? एक डॉक्टर ने पूछा। नॉर्मल है, कभी इसे होश आ सकता है, कभी भी इसे होश आ सकता है। नर्स ने गहरी निगाहों से तीनों को देखते कह उठी, आपको पहले नहीं देखा कभी इधर। हमें इस पेशेंट को देखने के लिए खास तौर से बुलाया गया है, दूसरा डॉक्टर बोला। तीसरा आगे बढ़कर जगमोहन को चेक करने लगा। दोनों डॉक्टरों की नजरें मिली। कमरे के कोने में रखे स्ट्रेचर को देखा। तभी एक डॉक्टर ने फुर्ती से झपट्टा नर्स पर और उसके होंठों पर तभी एक फुर्ती से झपटा नर्स पर और उसके होंठों पर हथेली जमाकर उसे जकड़ लिया। भय और हैरानी से नर्स की आंखें फैल गई। उसी पल दूसरा डॉक्टर आगे बढ़ा और नर्स की कनपट्टी पर अंगूठा रखकर जोरों से दबाया। अगले ही पल नर्स बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल गई। वो डॉक्टर तुरंत स्ट्रेचर बेड के पास ले आया। जगमोहन के पास खड़ा डॉक्टर जगमोहन की बाह में लगी ड्रिप की सुई निकाल चुका था। दोनों ने मिलकर जगमोहन को स्ट्रेचर पर डाला। बेड से चादर उठाकर जगमोहन के ऊपर गले तक उड़ा दी। तीसरा डॉक्टर बेहोश नर्स को कुर्सी पर बिठा चुका था। सारा काम चुपचाप निपट गया था। एक डॉक्टर मुस्कुरा कर कह उठा, डॉक्टर का सफेद कोट पहनकर अस्पताल में आने पर कोई शक नहीं करता। हमें देखो, कितने इत्मीनान से हमने काम। अभी इसे बाहर ले जाना है, दरवाजे पर पुलिस वाले हैं। चिंता मत करो, उन्हें मैं देख लूंगा। फिर एक आगे बढ़ा और दरवाजा खोला। वो दोनों डॉक्टर स्ट्रेचर पर जगमोहन को डाले धकेलते दरवाजे से बाहर निकले। पहले वाले डॉक्टर ने दरवाजा बंद किया। वो दोनों डॉक्टर स्ट्रेचर के साथ आगे निकल चुके थे। ये देख पुलिस वाले ने पूछा, क्या इसे भी 4th फ्लोर पर ले जा रहे हो? नहीं, एक्सरे के लिए ले जा रहे हैं। 15 मिनट में पेशेंट इसी कमरे में आ जाएगा, तुम यहीं रहो, कहकर डॉक्टर आगे बढ़ गया। पुलिस वाला वहीं बेंच पर बैठ गया। अगला दृश्य। हॉस्पिटल से जगमोहन का अपहरण कर लिया गया था। ये बात रात 11 बजे कमिश्नर बाजरे तक पहुंची।
बाजरे बौखला कर रह गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ हुआ होगा। उसने फौरन पुलिस वालों को तफ्तीश के लिए अस्पताल भेजा कि शायद जगमोहन को ले जाने वालों के बारे में कोई जानकारी मिल सके। जो पुलिस वाला उस वक्त जगमोहन के पहरे पर था, उसे सस्पेंड कर दिया गया। बाजरे ने जगमोहन के बेहोशी में अपहरण हो जाने की बात वानखेड़े को बताई तो वानखेड़े भी सिर पकड़ कर रह गया। परंतु उसके बाद देवराज चौहान पर चार पुलिस वालों का पहरा लगा दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक जगमोहन को कभी भी होश आ जाना था। ऐसे में उसका अस्पताल से अपहरण हो जाना पुलिस के लिए तगड़े झटके से कम नहीं था। पुलिस का तगड़ा नुकसान हो गया था, वरना सारा मामला पुलिस के सामने खुल जाना था। फिर भी पुलिस ने जगमोहन की तलाश के लिए अपनी भागदौड़ शुरू कर दी, लेकिन जगमोहन हाथ ना लगा और उसकी खबर भी न मिली। अगला दृश्य, रात 11 बजे। वो काले रंग की वैन थी। काले शीशे थे। मुंबई की भीड़ भरी सड़क पर ट्रैफिक के बीच फंसी वो वैन आगे बढ़ रही थी। उसकी हेडलाइट की तीव्र रोशनी आगे वाले वाहनों पर पड़ रही थी। 5 मिनट ही बीते होंगे कि वैन ने सड़क से बाएं को मोड़ लिया। आगे 10 फीट चौड़ी गली थी, परंतु वो साफ गली थी। गली में दीवार के साथ सटी 2-3 कारें खड़ी थी। वैन रेंगने के अंदाज में गली में बढ़ रही थी और फिर एक बंद दरवाजे के सामने जाकर रुक गई। इंजन बंद हो गया। वैन का दरवाजा खुला और डॉक्टर वाला सफेद कोट पहने वही व्यक्ति उतरा जिसने हॉस्पिटल से जगमोहन का अपहरण किया था। फिर बाकी के दोनों भी बाहर निकले। उन्होंने जिस्म पर पहने सफेद कोट उतारकर वैन में फेंके और एक ने आगे बढ़कर दरवाजे पर लगी बेल बजाई। फौरन ही दरवाजा खुला। वहां अंधेरा था, परंतु दरवाजा खोलने वाले ने वैन को और इन लोगों को पहचान लिया था। उनमें कोई बात नहीं हुई। तीनों ने वैन के भीतर मौजूद बेहोश जगमोहन को उठाया और भीतर ले गए। दरवाजे के भीतर छोटी सी गैलरी थी जो कि घूमकर सीढ़ियों पर खत्म हो रही थी। वो तीनों जगमोहन को उठाए सीढ़ियां चढ़ते चले गए। सीढ़ियों में घुप अंधेरा था, परंतु जिस तरह वो तीनों चढ़ रहे थे, उससे जाहिर था कि उन्हें यहाँ की हर चीज का पता था। वे पहली मंजिल के एक कमरे में पहुंचे और वहां पड़े बेड पर जगमोहन को लौटा दिया। कमरे में ट्यूबलाइट का पूरा प्रकाश था। हमने काम कर दिया, एक ने हाथ झाड़ने वाले ढंग में कहा। दूसरा आगे बढ़कर जगमोहन को चेक करने लगा। जगमोहन के शरीर पर हॉस्पिटल वाला गाउन था। सिर पर पट्टियां बंधी हुई थी। जिस्म पर जगह जगह टांके लगे हुए थे। उसकी हालत बेहतर नहीं लग रही थी। वो जगमोहन को छोड़कर पीछे हटा और दोनों से बोला, ये ठीक है, होश में आ सकता है कभी भी। इसकी दवाओं का क्या करें? इसे कौन कौन सी दवाइयां दी जा रही थी? ये लो। तीसरे ने जेब से कागज निकाल कर कहा। वहां से चलते समय मैं स्टूल पर पड़े गत्ते में से इसका इलाज का पर्चा निकाल लाया था। मैं जानता था इसकी जरूरत पड़ेगी। इस पर दवाएं लिखी हैं, अपने डॉक्टर को दिखाकर पूछ लेना। उसने पर्चा ले लिया। पहले वाले ने मोबाइल निकाला और नंबर मिलाने लगा। किसे फोन कर रहे हो जैकब? अकबर खान साहब को। उन्हें बता दें कि हम इसे ले आए हैं। फोन कान से लगाते हुए कह उठा। आसान काम था, तीसरे ने कहा। आना जाना ही किया और काम हो गया। तभी पहले वाले के कान में अकबर खान की आवाज पड़ी। कहो राठी। सामान ले आए हैं, राठी ने कहा। गुड। कोई परेशानी हुई? नहीं, साधारण काम था। अब कैसी हालत है उसकी? बेहोश है, लेकिन ठीक है, होश में आने लायक है वो। तुम, जैकब और तारा, तीनों उसके पास ही रहो। कोई लापरवाही मत करना। मुझे उसके बारे में बताते रहना। जी। कोई तुम लोगों के पीछे तो नहीं? सब ठीक रहा, कोई गड़बड़ नहीं हुई। उधर से अकबर खान ने फोन बंद कर दिया। हम तीनों को इसके पास रहने को कहा गया है, राठी बोला। मैं डॉक्टर को दवाओं का पर्चा दिखाकर, ये देखो, तारा के होंठों से निकला, इसे होश आ रहा है। दोनों की निगाहें फौरन जगमोहन की तरफ गई। जगमोहन की बंद पलकों में कंपन हो रहा था। बेजान से पड़े हाथ की एक उंगली में भी कंपन उठ रहा था। तीनों की नजरें जगमोहन पर टिकी थी। तभी पैर में हल्का सा कंपन हुआ। होश आ रहा है इसे, राठी शांत स्वर में बोला। बहुत हिम्मती है, तारा ने कहा।
साले का इतना बुरा हाल किया फिर भी बच गया। रकीब ने इसके सिर में गोली मारी थी, जैकब बोला। कमीना फिर भी नहीं मरा। मजबूत बंदा है, तारा ने सिर हिलाया। साधारण इंसान तो ये सोचकर मर जाता कि उसके सिर में गोली लगी है। बंद पलकों के कंपन में तेजी आ गई थी। जैकब, डॉक्टर को फोन करके बुला ले। राठी जगमोहन को देखता बोला। जरूरत पड़ सकती है। जैकब डॉक्टर को फोन करने लगा। होश में आते ही ये हमें पहचान लेगा कि तब हम वहीं हॉल में थे, राठी बोला। इस बार इसके सिर में इतनी गोलियां मारेंगे कि। चुप रहो, राठी ने गंभीर स्वर में कहा। अकबर साहब अब इसकी मौत नहीं चाहते। मुझे समझ नहीं आता कि अकबर साहब ने क्या सोचकर इसे उठा लाने को कहा है। कुछ तो बात होगी उनके दिमाग में। एक बात समझ नहीं आई। क्या? अकबर साहब ने देवराज चौहान के बारे में हमसे कुछ नहीं पूछा। यह भी नहीं पूछा कि हम किसे ले आए हैं। तारा की आंखें सिकुड़ी। सच में? उन्होंने तो इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा। जगमोहन के शरीर के कई हिस्से बार बार हिल रहे थे। राठी ने मोबाइल निकाला और नंबर मिलाने लगा। जैकब फोन बंद करता क्या उठा। कुछ ही देर में डॉक्टर आ जाएगा। उसकी नजरें होश में आते जगमोहन पर थी। राठी नंबर मिलाकर फोन कान से लगा चुका था कि अकबर खान की आवाज कानों में पड़ी। कहो राठी। आपने ये पूछा नहीं कि हम किसे लाए हैं, जगमोहन को या देवराज? जगमोहन को लाए हो। हॉस्पिटल पर मेरी नजर है। एक आदमी वहां की खबरें मुझे दे रहा है। ओह। देवराज चौहान कोमा में चला गया है और उसे फोर्थ फ्लोर के रूम नंबर 3 में रखा गया है। आप तो सब जानते हैं। राठी ने गहरी सांस ली। जगमोहन को होश आ रहा है। अच्छी खबर है। डॉक्टर को बुलाओ कि वो जगमोहन को नींद का इंजेक्शन दे दे। डॉक्टर आ रहा है। लेकिन आप जगमोहन को जिंदा क्यों रखना चाहते हैं? अभी इसके बारे में सवाल मत पूछो। जी। अगला काम तुम लोगों को जो करना है वो जान लो। हॉस्पिटल जाकर देवराज चौहान को खत्म करना है। ये तो बहुत खतरे वाला काम होगा। जगमोहन के वहां से गायब हो जाने पर वो देवराज चौहान पर तगड़ा पहरा लगा देंगे। 4 पुलिस वाले देवराज चौहान के पहरे पर लग चुके हैं। चारों हथियार बंद हैं। राठी ने गहरी सांस ली। तारा को फोन दो। अकबर खान की आवाज उसके कानों में पड़ी। राठी ने तारा को फोन दिया। तारा। तारा। जनाब। हुक्म। हॉस्पिटल में देवराज चौहान को खत्म करना है। हो जाएगा। मामूली काम है। 4 हथियारबंद पुलिस वाले 24 घंटे उसकी निगरानी करते मिलेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं देवराज चौहान तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। मैं जानता हूं तुम काबिल हो। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि देवराज चौहान से आपको खतरा क्या है। वो तो कोमा में चला गया। मुझे तब तक चैन नहीं मिलता जब तक कि मैं खतरे को हमेशा के लिए खत्म न कर दूं। तुम तो ये बात जानते ही हो तारा कि मैं सतर्क रहने वाले इंसानों में हूं और दूर की बात पहले ही सोच लेता हूं। आज देवराज चौहान कोमा में है। कल उसे होश आ गया तो वो क्या करेगा? हमसे सबसे बदला लेगा। मेरी बात जल्दी समझ गए? देवराज चौहान को खत्म करो। जगमोहन को कैद में रखो। अभी तक तो मेरी यही चाल बनती है। मैं खतरे को जिंदा नहीं छोड़ता। जागने से पहले ही खतरे को खत्म कर दो। हो सकता है देवराज चौहान को यूं भी कभी होश ना आए। वो बेहोशी में ही मर जाए या फिर सालों बाद होश आए। परंतु मैं सतर्क रहने वाला इंसान हूं। जो काम बाद में करना है वो अभी कर देने में यकीन रखता हूं। मेरी इस आदत ने मुझे कई बार जिंदगी दी है। मैं देवराज चौहान को खत्म कर दूंगा। जल्दी खबर देना इस बात की। इसके साथ ही उधर से अकबर खान ने फोन बंद कर दिया। तारा ने मोबाइल राठी को दिया और जगमोहन की तरफ देखते कह उठा। खत्म करना है देवराज चौहान को। 4 पुलिस वालों का वहां पहरा है। तो कठिन काम हुआ ये, जैकब ने कहा। मैं कर लूंगा। रास्ता निकाल लूंगा। जगमोहन के होठों में अब तीव्र कंपन होने लगा था।
साले को होश में आने में बहुत वक्त लग रहा है। तीनों जगमोहन को देखे जा रहे थे। इसे कैद में रखना है और इसकी पूरी देखभाल करनी है। अकबर खान यही चाहता है। तभी जगमोहन की पलकें जोरों से कांपी। दोनों हाथ और एक टांग में कंपन हुआ। होठों से कराह निकली और उसकी दोनों आंखें खुल गई। आंखों में तेज रोशनी पड़ी तो फौरन ही आंखें बंद हो गई। बंद पलकों के पीछे आंखें तेजी से घूमती प्रतीत हो रही थी। अब हाथों में कंपन बंद हो गया था। वो धीरे धीरे सामान्य गति से हरकत करने लगा था। स्पष्ट था कि मस्तिष्क ठीक से काम कर रहा है, सोच रहा है। वो कुछ समझने की चेष्टा कर रहा है। फिर पुनः जगमोहन ने आंखें खोली। वो बेड पर लेटा एकटक छत को देखने लगा। जैकब, तारा और राठी की नजरें आपस में मिली। जगमोहन का पूरा सिर पट्टियों से ढका हुआ था। नाक, आंखें, कान, गा नाक, आंखें, कान, गाल, ठोड़ी का हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। हॉस्पिटल के गाउन के नीचे जिस्म पर जगह जगह लगे टांके स्पष्ट नजर आ रहे थे। तीनों सतर्क से जगमोहन को देख रहे थे, क्योंकि इसे इस हाल में पहुंचाने में उन तीनों का भी हाथ था। जगमोहन आंखें खोले एकटक छत को देखे जा रहा था। वक्त बीतने लगा। 2 मिनट से ज्यादा हो गए। होश में आ गए हो तुम? जगमोहन बोला। सॉरी, जैकब बोला। जगमोहन की आंखें तेजी से हिली। हाथ टांगे भी हिले। अब तुम ठीक हो? तारा ने कहा। हमने डॉक्टरों से कहकर तुम्हें बचा लिया। हाँ, राठी मुस्कुराया। तुम्हें बचाने में हमने दिन रात एक कर दिया। क्यों दोस्तों? वही तो कह रहे हैं इसे, तारा ने कहा। जगमोहन की पलकें हिली, जरा सी गर्दन भी। उसने सामने खड़े तारा को देखा। तारा मुस्कुराया। चंद पल जगमोहन तारा को देखता रहा। फिर जगमोहन ने राठी और जैकब को देखा। उसके बाद कमरे में नजरें दौड़ाने लगा। गर्दन इधर उधर घूमने लगी। उसके बाद अपने जिस्म पर लगे टांकों को देखने लगा, जैसे वो सब कुछ जान लेना चाहता हो। ज्यादा हिलना मत, जैकब बोला। तुम घायल हो और मैं कहाँ हूं? जगमोहन के होंठों से क्षीण सी आवाज निकली। मैं कौन हूं? तुम लोग कौन हो? तीनों के माथे पर बल पड़ गए। होंठ सिकुड़े। मुझे क्या हुआ था? जगमोहन के होंठों से कंपकपाता स्वर निकला। तुम नहीं जानते? जैकब ने पुनः कहा। मैं मैं कुछ नहीं जानता। मुझे क्या हुआ था? मैं कौन हूं? जगमोहन पुनः कमजोर थके स्वर में कह उठा। ये याददाश्त तो नहीं भूल गया क्या? तारा के होंठों से निकला। राठी ने तारा को देखा, परंतु खामोश रहा। तीनों एकटक जगमोहन को देखे जा रहे थे। उसी पल वहां कदमों की आवाज गूंजी। तीनों चौंके। तारा और जैकब के हाथों में रिवॉल्वरें नजर आने लगी। कौन है? राठी ऊंची आवाज में बोला। आहटें अब दरवाजे के बाहर तक आ गई थी। मैं हूं राठी। डॉक्टर है ये तो, तारा ने कहा और रिवॉल्वर जेब में डाल ली। जैकब ने भी रिवॉल्वर जेब में डाल ली। तभी 50 बरस के डॉक्टर ने ब्रीफकेस थामे भीतर प्रवेश किया। क्या हो गया? डॉक्टर बोला। अब कौन घायल हो गया? उसकी निगाह जगमोहन पर जा टिकी। इसे क्या हुआ है? कहने के साथ ही डॉक्टर बेड के पास जा पहुंचा। जगमोहन ने कमजोर नजरों से डॉक्टर को देखा। ये डॉक्टर है, तारा ने मुस्कुराकर जगमोहन से कहा। फिर डॉक्टर से बोला। डॉक्टर साहब, इसकी तबीयत खास ठीक नहीं है। इसे आराम की जरूरत है। नींद का तगड़ा इंजेक्शन दे दो इसे। लेकिन इसे, वो जो कह रहा है वो करो, बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे। जैकब, डॉक्टर को वो पर्चा दिखाओ। जैकब ने डॉक्टर को वो पर्चा थमा दिया। इस पर्चे पर लिखी दवाएं इसे दी जा रही हैं। सारा मामला समझ लो। अब तुम्हें ही इसका इलाज करना है। मैं कौन हूं? जगमोहन ने पपड़ी जमे सूखे होंठों पर जीभ फेर कर क्षीण स्वर में कहा। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, राठी ने कहा और डॉक्टर को एक तरफ ले गया। डॉक्टर,
ये ऐसे बातें कर रहा है जैसे सब कुछ भूल गया हो। तो क्या तुम इससे बात करके ये समझ सकते हो कि ये ड्रामा कर रहा है या सच में सब कुछ भूल गया? अभी मैं कुछ भी नहीं समझ सकता, डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा। ये बीमारी कोई भी नहीं समझ सकता। सिर्फ मरीज की बातें सुनकर ही इस बीमारी को समझा जा सकता है। लेकिन यह हुआ क्या पड़ा है? पहले इसे नींद का इंजेक्शन दे दो। डॉक्टर बेड पर लेटे जगमोहन के पास पहुंचा। मुझे क्या हुआ था? जगमोहन ने डॉक्टर से पूछा। अभी तुम आराम करो, डॉक्टर ने ब्रीफकेस खोलकर इंजेक्शन तैयार करता कहा। दोबारा जब नींद से उठोगे तो तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। इस वक्त तुम्हें गहरी नींद की जरूरत है। मुझे हुआ क्या था? तुम बस के नीचे आ गए थे, जैकब ने शांत स्वर में कहा। हम तुम्हें उठा लाए और तुम्हारा इलाज करवाया। तभी डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया। अब तुम्हें नींद आ जाएगी, डॉक्टर बोला। आंखें बंद कर लो। जगमोहन ने आंखें बंद कर ली। इतने में ही वो थकान महसूस करने लगा था। तुम इसके पास ही रहो डॉक्टर, राठी बोला। और जैकब तारा के साथ कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में पहुंचा। मेरे ख्याल में, तारा ने कहा, इसकी याददाश्त चली गई हो सकती है। बकवास, राठी ने दांत भींचकर कहा। साले ने हमें पहचान लिया था, परंतु डर की वजह से याददाश्त चले जाने का नाटक करने लगा। वो हमें बेवकूफ बना रहा है। ये संभव है, जैकब ने कहा। तारा ने कुछ नहीं कहा। चंद पल उनके बीच खामोशी रही। अगर वो ड्रामा कर रहा है तो ज्यादा देर बेवकूफ नहीं बना रह सकेगा, तारा ने कहा। वो ड्रामा ही कर रहा है, राठी ने दृढ़ स्वर में कहा। और देख लेंगे, जैकब बोला। कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि सच में उसकी याददाश्त चली गई हो। तभी डॉक्टर वहां आ पहुंचा। तुम उसके पास ही रहते, राठी बोला। वो नींद में है, मैंने तेज असर वाला इंजेक्शन दिया है। अब ये बताओ कि मामला क्या है, डॉक्टर ने पूछा। जैकब ने सारा मामला बताया, जिसे सुनकर डॉक्टर बोला, ऐसे केसों में कुछ भी हो सकता है। गोली उसके सिर में लगी थी, उसकी वजह से उसकी याददाश्त भी जा सकती है। हो सकता है कि जब वो आंखें खोले तो अपने होश में हो, डॉक्टर ने कहा। इंजेक्शन का असर कब तक रहेगा? 12 घंटे तक। तुम्हें इसके होश में तुम्हें इसके होश में आने पर इसके पास होना है। मैं तुम्हें मैं सुबह आ जाऊंगा। पर्चा तुम्हें दिया है, कोई दवा लानी हो तो सुबह लेते आना। डॉक्टर चला गया। तीनों वापस जगमोहन वाले कमरे में जा पहुंचे। जगमोहन गहरी नींद में जा चुका था। अकबर साहब ने मुझे देवराज चांद को खत्म करने का काम दिया है, तारा बोला। तू अकेला करेगा? जैकब ने उसे देखा। मुझे तुम दोनों में से एक साथी चाहिए, तारा ने दोनों को देखा। वहां पुलिस का पहरा है, ये काम आसान नहीं है, राठी बोला। लेकिन काम तो करना ही है। करो, मैं इस जगमोहन के पास रहूंगा। तो जैकब तू मेरे साथ रहेगा। ठीक है, जैकब ने गहरी सांस ली। सारे मुसीबत के काम मेरे हिस्से ही आते हैं। तू मेरे साथ रहेगा, काम मैं करूंगा, तारा ने कहा। अब मैं नींद लेने जा रहा हूं, कहकर वो बाहर निकल गया। जैकब राठी को देखकर कह उठा, तूने तो देवराज चांद के मामले से पल्ला झाड़ लिया। यहां भी तो किसी को रहना है। मैं भी नींद लेने जा रहा हूं, जैकब ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हरी को मेरे पास भेज देना, पीछे से राठी ने कहा और मोबाइल निकालकर नंबर मिलाने लगा। जल्दी ही अकबर खान से बात हो गई। सर, जगमोहन को अभी होश आया था, डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया है। अब वो नींद में है। क्या कहना चाहते हो? जगमोहन याददाश्त गुम हो जाने का ड्रामा कर रहा था, जैसे उसे कुछ भी याद ना हो। तुम्हें क्यों लगा कि वो ड्रामा कर रहा था? मेरे ख्याल में होश में आने पर हमसे घिरा होने की वजह से वो डर गया और
ये भी तो हो सकता है कि सच में उसकी याददाश्त चली गई हो। ये मानने को मेरा दिल नहीं करता। डॉक्टर क्या कहता है? वो कहता है सिर में गोली लगने की वजह से कुछ भी हो सकता है। तुम सतर्क रहो। अब तुम्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। जी। वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनके द्वारा उस पर नजर रखो। मालूम हो जाएगा कि वो ड्रामा कर रहा है या नहीं। मैं समझ गया सर। एक बात और समझ लो राठी, कि बेशक उसकी याददाश्त चली गई हो या लकवा मार गया हो या वो पागल हो गया हो या उसके हाथ पांव कट चुके हों, वो मेरे काम का है। तब तक मेरे काम का है जब तक वो जिंदा है। समझ गया? जगमोहन हमारे हाथ से ना निकले, हमारे पास कैद में ही रहे। मैं हर वक्त जगमोहन के पास रहूंगा। तारा और जैकब ने अपना ध्यान देवराज चौहान पर लगा दिया है। उन्हें अपना काम करने दो। तुम जगमोहन को संभाल लो। मैं कल आऊंगा जगमोहन को देखने। इसके साथ ही फोन कट गया। राठी ने सोच में डूबे फोन जेब में रखा कि 35 बरस के हरि ने भीतर प्रवेश किया। आपने बुलाया? तुम कितने लोग हो यहाँ? बंटी भी है। हम दो ही हैं। ये हमारा महत्वपूर्ण कैदी है। अकबर साहब को इसकी बहुत जरूरत है, लेकिन ये घायल है। इस वक्त नींद की दवा के असर में सो रहा है। राठी ने गंभीर स्वर में कहा। ये बहुत शातिर और चालाक है। डकैती मास्टर देवराज चौहान का सबसे खतरनाक साथी है। इसी से तुम सोच सकते हो कि ये कितना खतरनाक होगा। कुछ देर पहले इसे होश में आया तो इसने ऐसी बातें की जैसे सब कुछ भूल गया हो। मेरे ख्याल में ये याददाश्त गुम हो जाने का ड्रामा कर रहा है। हरी ने सिर हिलाया। बंटी के साथ तुम रात भर यहीं रहोगे और दोनों इस पर नजर रखोगे। आज की रात तुम दोनों नींद नहीं लोगे और दिन में नींद ले लेना। तब मैं इसके पास रहूंगा। राठी ने गंभीर स्वर में कहा। मैं और बंटी ऐसा ही करेंगे। तारा और जैकब कहाँ हैं? राठी ने पूछा। वो ऊपर वाले कमरे में सोने गए हैं। ठीक है, मैं बगल वाले कमरे में नींद लूंगा। जरूरत पड़े तो मुझे उठा देना। तुम और बंटी अभी से इसके पास जम जाओ। रात भर जाग कर इस पर नजर रखो। लापरवाह मत हो ना। आपने जैसा कहा है हम वैसा ही करेंगे। मैं अभी आया, बंटी को बुला लाऊं। तुमने खाना खा लिया? हाँ। मैंने कुछ नहीं खाया। थोड़ा बहुत मुझे खाने को दो कि नींद आ जाए। उसके बाद कॉफी मैं खुद बना लूंगा। तब तक मैं यहीं हूं। तुम खाने को ले आओ। हरी बाहर निकल गया। राठी दोनों हाथ जेब में डाले बेड के पास पहुंचा और जगमोहन के चेहरे को देखने लगा। वो गहरी नींद में था। सीना उठ बैठ रहा था। फिर राठी बेड के पास ही टहलने लगा। अगला दृश्य। अगले दिन सुबह 9 बजे इंस्पेक्टर कामटे नानावटी हॉस्पिटल पहुंचा। वो वर्दी में था और सीधा घर से आ रहा था। रात भर सुनीता के साथ ही रहा था। सुबह सुनीता खुश थी और उसे तगड़ा नाश्ता कराकर भेजा था। इंस्पेक्टर विजय सावटे को शूट किए जाने की खबर सुनीता को कामटे ने दी थी, जिसकी वजह से सुनीता चिंतित थी कि उसके पति को कुछ हो ना जाए। पर कामटे उसको विश्वास दिलाकर आया था कि उसे कुछ नहीं होगा। हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर रूम नंबर 3 के बाहर पहुंचा। वहां पर सब इंस्पेक्टर गोरे, एक हवलदार और 2 कांस्टेबल थे। कांस्टेबलों ने गनें थाम रखी थी। गोरे और हवलदार की कमर के बगल में होलिस्टर लटक रहे थे, जिसके भीतर से रिवॉल्वरें झांक रही थी। कैसे हो गोरे? सब इंस्पेक्टर कामटे ने पूछा। सब इंस्पेक्टर गोरे ने उसे घूरा। कामटे मुस्कुराए। गोरे कामटे की कोहनी पकड़े एक तरफ ले जाकर बोला। मैं सुन रहा हूं कि आजकल तुम कमिश्नर बाजरे के साथ घूमने लगे हो। आर्य निवास होटल के हत्याकांड के सिलसिले में। कमिश्नर साहब सब इंस्पेक्टर को क्यों साथ में रखेंगे? ये उनकी मर्जी। कोई सिफारिश लगाई है क्या? नहीं। कमिश्नर साहब से कोई रिश्तेदारी है जो? ऐसा कुछ नहीं है। मैं कमिश्नर साहब की नजरों में चढ़ गया तो चढ़ गया। कामटे ने शांत स्वर में कहा। तुम्हारी तरक्की भी हो सकती है। अगर मैंने कोई अच्छा बढ़िया काम करके खुद को साबित करके दिखाया तो। किस्मत बढ़िया है तुम्हारी। इंस्पेक्टर विजय सावटे की तरह मैं भी मारा जा सकता हूँ। इस मामले के पीछे सरदूल जैसा मुजरिम है।
हाँ, पता लग चुका है मुझे। ये भी पता है कि तुम किसकी निगरानी पर हो? काम्पटन ने पूछा। डकैती मास्टर देवराज चौहान की निगरानी पर। लापरवाही मत करना, शर्दूल यहाँ भी कुछ करा सकता है। तुम सबको सतर्क रहना होगा। लेकिन मामला क्या है, कुछ पता तो चले कि। देवराज चौहान के साथी जगमोहन को रात हॉस्पिटल से उठा लिया गया। ना उठाया गया होता तो अब तक उसे होश आ गया होता और पुलिस को जरूरत की सब बातें उसने बता दी होती। कामटे ने गंभीर स्वर में कहा। सरदूल खतरनाक है और वो तेजी से काम कर रहा है। मैं तुम्हें फिर सतर्क कर रहा हूँ गोरे। मैं समझता हूँ कि ये मामला गंभीर है, मैं सतर्क हूँ। देवराज चौहान की हालत में सुधार आया? नहीं, वो भीतर कोमा की हालत में है। पास में नर्स है। मैं जरा भीतर होकर आता हूँ, सब इंस्पेक्टर कामटे ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अगला दृश्य। 2 दिन बीत गए। सब इंस्पेक्टर गोरे, हवलदार और दोनों कांस्टेबल मुस्तैदी से ड्यूटी दे रहे थे कि देवराज चौहान वाले कमरे में कोई न जाए। यूं भी फोर्थ फ्लोर पर खामोशी रहती थी। यहाँ ज्यादातर वो पेशेंट थे जिनका इलाज लंबा चलना था। डॉक्टर और नर्सों का फोर्थ फ्लोर पर आना बहुत कम रहता था। देवराज चौहान के पास एक नर्स हमेशा रहती थी। ड्यूटी बदलती तो दूसरी नर्स नर्स आ जाती। पुलिस वालों की भी ड्यूटी बदलती थी। रात 8 बजे दूसरे पुलिस वाले आ जाते, जो कि सुबह 7 बजे तक गोरे अपने साथी पुलिस वालों के साथ जाता और ड्यूटी संभाल लेता। कल से एक बूढ़ा व्यक्ति अवश्य सब इंस्पेक्टर गोरे और अन्य पुलिस वालों के पास आकर बैठ जाता। वो कोई 65 बरस के आसपास का था। चेहरे पर सफेद दाढ़ी मूछें थी। सिर के बाल भी सफेद थे। वो थोड़ी सी कमर झुकाकर चलता था। यूं ही पतला और लंबा था। शरीर पर कुर्ता पजामा पहने रहता था। उसने गोरे को बताया कि उसका बेटा 15 नंबर कमरे में है और उसे कैंसर है। इसके साथ ही बूढ़ा अपने दुख दर्द सुनाने लगता। दिन में 5-7 चक्कर तो गोरे के पास लगा जाता था। हर बार 10-20 मिनट बैठ कर जाता। 15 नंबर कमरा वहां से ज्यादा दूर नहीं था। सामने छोटी सी गैलरी पार करते ही बाईं तरफ 15 नंबर कमरा था। सब इंस्पेक्टर कामटे दिन में 2 बार सुबह शाम चक्कर लगाने आ जाता था और भीतर जाकर देवराज चौहान पर नजर मारता, डॉक्टर से बात करता। देवराज चौहान की कोमा वाली हालत स्थिर थी। अगला दृश्य। इस वक्त दिन के 12:30 बज रहे थे। हॉस्पिटल के फोर्थ फ्लोर पर रोज की तरह मामूली चहल पहल थी। वो तारा और जैकब थे, जो कि अभी अभी लिफ्ट से बाहर निकले थे। दोनों सामान्य अंदाज में आगे बढ़ते चले गए। किसी का भी ध्यान उनकी तरफ नहीं था। होता भी क्यों, सब कुछ तो हर किसी को ठीक लग रहा था। मेरा दिल धड़क रहा है तारा, जैकब ने चलते हुए शांत स्वर में कहा। ये तो अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि तू जिंदा है। मजाक मत कर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, जैकब ने कहा। तू डर रहा है? पता नहीं, पर आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे मामूली काम है, पूरा करके मैं 10 मिनट में लौट आऊंगा। तू क्यों फिक्र करता है? सारा खतरा तो मैंने ही उठाना है। जैकब ने चलते चलते तारा को घूरा। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, जबकि तेरे को पता है कि मैं कैसे भी हालातों में डरने वाला नहीं हूं। वो कमरा किधर है? आगे है, जैकब बोला। मैं तेरे से ज्यादा तेज हूं। जानता हूं। मैंने कब कहा कि तू। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सब ठीक है, मैं मजे से अपना काम कर दूंगा। दाईं तरफ जो दरवाजा बंद है वो कमरा है, जैकब बोला। दोनों उस दरवाजे के पास जा पहुंचे। भीतर कोई हो भी सकता है। परवाह नहीं, तारा ने कहा और दरवाजा धकेल कर भीतर प्रवेश कर गया। जैकब ने भी भीतर प्रवेश किया और दरवाजा बंद कर लिया। उस कमरे में दीवारों के साथ सटे लोहे के रैक रखे हुए थे। रैकों की शेल्फों पर हॉस्पिटल की चादरें तय करके रखी हुई थी। तकियों के गिलाफ तय किए रखे थे। 2 स्ट्रेचर रूपी ट्रॉली भी वहां मौजूद थी, जो कि 4-5 फुट लंबी थी। और उनमें ऊपर की शेल्फों के अलावा नीचे भी एक शेल्फ थी। कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। चल, जल्दी कर, कहते हुए जैकब ने ट्रॉली को रैक के पास खींचा और उस पर से रैक से निकालकर चादरें रखने लगा।
तारा एक अन्य रैक की तरफ बढ़ गया जहां हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म, नीले कमीज पजामे रखे हुए थे। उसने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और नीला कमीज पजामा पहन लिया। वहां नाक और होंठों पर लगाने वाला कवर भी रखा गया था। उसे भी मुंह पर लगा लिया और सिर पर नीली टोपी रख ली। अब वो पूरी तरह अस्पताल का कर्मचारी लग रहा था और पहचान में भी नहीं आ रहा था कि वो तारा है। नाक और होंठों पर कवर जो लगा था, ये सब काम वो पलटा तो जैकब भी तैयार हो चुका था। ये सब काम करके वो पलटा तो जैकब भी तैयार हो चुका था। दोस्तों देखो, ये उस वक्त की बात है जब लोगों को मास्क का कोई अता पता भी नहीं था, नाक और होंठों का कवर। खैर, जैकब ने ट्रॉली पर तय लगी 15-20 चादरें रख दी थी। अब तारा ने देवराज चौहान वाले कमरे में जाकर पेशेंट के बेड की चादर, तकिए का कवर बदलने का ड्रामा करना था और इस दौरान देवराज चौहान को खत्म कर देना था। तारा के लिए बाएं हाथ का खेल था। जैकब तारा को देखते ही मुस्कुराया और बोला, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जिंदगी भर से तुम इसी काम में हो। भाड़ में जा। जैकब हंस पड़ा। तभी दरवाजा खुला और उसी बूढ़े ने भीतर प्रवेश किया और ठिठक कर दोनों को देखा। जैकब और तारा की नजरें मिली। तारा ने उसी पल मुस्कुराकर बूढ़े से कहा, कहिए। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरा बेटा कैंसर से बुरी हालत में है और 2 दिन से उसके बेड की चादर नहीं बदली गई। कैसा अस्पताल है ये। अब मैं खुद चादर लेने आया था कि मैं ही बदल दूं। बूढ़े ने थके स्वर में कहा। चलिए, तारा बोला, मैं अभी चादर बदल देता हूँ। 15 नंबर कमरा है, मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, वरना तुम आओगे नहीं। तारा ने ट्रॉली को एक तरफ से पकड़कर धकेला और बोला, चलिए, बस थोड़ा सा दरवाजा खोल दीजिए। बूढ़े ने दरवाजा खोला तो तारा ट्रॉली के साथ बाहर निकल गया। बूढ़ा उसके साथ चल पड़ा। जैकब कमरे में ही रह गया। इस तरफ, बूढ़ा तारा से बोला। तारा ने ट्रॉली को मोड़ से दूसरी गली में मोड़ दिया। तुम बहुत अच्छे हो जो एक ही बार कहने पर मेरे साथ चल पड़े, बूढ़े ने कहा। सामने ही 3 नंबर कमरा था जहां सब इंस्पेक्टर गोरे 3 अन्य पुलिस वालों के साथ मौजूद था। तारा ने छिपी किंतु सतर्क निगाहों से पुलिस वाले को देखा। इस अस्पताल में सभी कर्मचारी अच्छे हैं, तारा ने कहा। ये बात है तो मेरे बेटे के बेड की चादर क्यों नहीं। ये मैं पता करूंगा कि ऐसा क्यों है। तभी वो पुलिस वालों के पास से निकले। नमस्कार, बूढ़े ने गौर से कहा। मैं बेड की चादर बदलवा कर अभी आता हूँ। सब इंस्पेक्टर गोरे ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। वो आगे बढ़ते चले गए। ट्रॉली में से हल्की चूं चूं की आवाज निकल रही थी। पुलिस वालों को जानते हैं आप, तारा ने सामान्य स्वर में पूछा। नमस्ते वमस्ते हो जाती है। बोर होता हूं तो उनके पास बैठकर वक्त बिता लेता हूँ। तारा खामोश रहा। दोनों 15 नंबर कमरे में पहुंचे। ट्रॉली तारा ने बाहर रोक दी और चादर के साथ कमरे में प्रवेश कर गया। बूढ़ा पहले से ही कमरे में चला गया था। तारा की निगाह बेड पर गई तो ठिठका। बेड खाली था। चादर पर सिलवटें अवश्य पड़ी थी। कहाँ है आपका बेटा। उसके टेस्ट होने हैं, उसे नीचे ले गए हैं। वो आने ही वाला होगा। चादर बदलो तुम। तारा ने बेहद शराफत से चादर बदली। इस दौरान बूढ़ा खामोशी से खड़ा तारा को देखता रहा। फिर तारा ने पुरानी चादर उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ता गया। शुक्रिया, बूढ़ा पीछे से कह उठा। बाहर आकर पुरानी चादर ट्रॉली के नीचे की शेल्फ पे रखी और सतर्क निगाह हर तरफ मारी। सब ठीक था। ट्रॉली को तारा ने मोड़ा और वापस चल पड़ा जहां कमरा नंबर 3 था, जहां पुलिस वाले मौजूद थे। वो बूढ़ा दरवाजे पर जा खड़ा हुआ था और तारा को ट्रॉली धकेल कर जाते देखने लगा। एकाएक बूढ़े के होंठों के बीच खतरनाक मुस्कान आ फंसी। तारा ट्रॉली धकेलता 3 नंबर कमरे के बाहर पहुंचा। इंस्पेक्टर गोरे, हवलदार और दोनों कांस्टेबलों की निगाह उस पर टिक चुकी थी। पेशेंट की चादर बदलनी है, तारा ने स्वाभाविक स्वर में कहा। जरूरी है ये, गोरे बोला। मेरी ड्यूटी है, आप कहते हैं तो नहीं बदलता, तारा मुस्कुराया। क्षण की सोच के पश्चात गोरे पलटा और कमरे का दरवाजा खोलकर भीतर झांका।
देवराज चौहान बेड पर लेटा था। छाती तक चादर दे रखी थी। उसके अलावा एक अन्य पेशेंट भी बेड पर था। वो भी कोमा में था। नर्स कुर्सी पर बैठी थी। आंखें बंद कर रखी थी उसने। सिस्टर, गौरे ने कहा, पेशेंट की चादर बदलने की जरूरत है क्या? नर्स ने आंखें खोली, गोरे को देखकर कह उठी, बदलने आया है क्या? हाँ। ठीक है, बदल देते हैं। नर्स कुर्सी से उठती हुई बोली। गोरे पीछे हटा और पूरा दरवाजा खोलकर पलटकर तारा से बोला, बदलो। तारा ने ट्रॉली पर से चादर उठाई, तकिए का गिलाफ उठाया और भीतर प्रवेश कर गया। गोरे ने दरवाजा बंद कर दिया। सब कुछ सामान्य ही तो था। तभी बूढ़ा वहां आ पहुंचा। मैंने अपने बेटे के बेड की चादर बदलवा ली, बूढ़ा कह उठा। गोरे ने उसे देखकर सिर हिलाया। जरा इधर आना, बूढ़ा बोला। क्या? गोरे ने उसे देखा। इधर, तुमसे कान में कुछ बात करनी है, कुछ बताना है। गोरे बूढ़े के पास पहुंचा। बूढ़ा 3 कदम और दूर चला गया। क्या है? गोरे ने पूछा। ये चादरें बदलने वाला बहुत बड़ा बदमाश है। क्या? गोरे के माथे पर बल पड़े। जब मेरे बेटे के बेड की चादर बदल रहा था तो उसे फोन आया था, किसी अकबर खान का फोन। ये उसे कह रहा था कि तारा कभी किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ता। अभी उसका काम हो जाएगा। किसका? गोरे चौंक कर सुन गोरे चौंका सुनकर। मुझे क्या पता, जो सुना तुम्हें बता दिया बेटे। अकबर खान? तारा? एकाएक गोरे चौंका। ओह! अगले ही पल वो बंद दरवाजे की तरफ दौड़ा। उसके इस हाल पर पुलिस वाले भी सतर्क हुए। इस दौरान गोरे ने रिवॉल्वर निकाल ली थी। भड़ाक से दरवाजा खोलकर भीतर प्रवेश किया। भीतर तारा और नर्स देवराज चाहन को बेड से उठाने की फेर में थे कि चादर बदली जा सके। तारा की निगाह फौरन घूमी। गोरे के हाथ में रिवॉल्वर देखकर समझ गया कि गड़बड़ हो गई है। अपने हाथ ऊपर करो, गोरे गुर्राया। लेकिन इंस्पेक्टर, तारा हिचकिचाया। क्या हो गया? मैंने क्या कर दिया? मैंने कहा है हाथ ऊपर। गोरे ने रिवॉल्वर उसकी तरफ तान दी। नर्स घबरा कर पीछे हो गई। उसने गोरे को गहरी निगाहों से देखा और दोनों हाथ ऊपर कर लिए। कौन हो तुम? मैं कृष्णा हूं, वार्ड बॉय। और तुम तारा हो, गोरे का उठा। तारा के जिस्म में ठंडी सिहरन दौड़ गई। तब तक बाकी पुलिस वाले भी हथियारों के साथ भीतर आ गए थे। देवराज चौहान बेड पर बेसुध पड़ा था। हिलना मत, गोरे रिवॉल्वर थामे कठोर स्वर में कहता आगे बढ़ा। उसके होंठ भिजे हुए थे। इंस्पेक्टर, तुम्हें गलती हो रही, खामोशी से खड़े रहो, गोरे गुर्राया। तारा के जिस्म में क्रोध भरा तनाव आ गया था। उसने बाकी पुलिस वालों को देखा। हवलदार के हाथ में भी रिवॉल्वर थी। कांस्टेबलों ने गनों को सतर्क मुद्रा में हाथों में उठा रखा था। मस्तिष्क में एक ही बात थी कि वो फंस गया था। उसे हैरानी थी कि उसके तारा होने की बात पुलिस वालों को कैसे पता चल गई। गोरे उससे 1.5 कदम पहले पहुंचकर छिटका और उसके नाक होंठों पर लगा रखा कवर हाथ में पकड़कर नीचे किया तो उसका चेहरा चमक उठा। गोरे उसे पहचानते ही बुरी तरह चौंका, साथ ही सतर्क हो गया था। तुम तो सच में तारा ही निकले, गोरे ने गोरे ने हड़बड़ा कर बोला। देवराज चौहान को मारने आए थे ना? तारा ने कड़वी निगाहों से गोरे को देखा, फिर बोला, मेरे रास्ते में मत आओ। ये मामला ऐसा है कि तुम बच नहीं सकते। ये तो अच्छा हुआ कि बूढ़े ने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया। बूढ़े ने? तारा चौंका, आंखें सिकुड़ी। हाँ, जब तुम उसके बेटे के बेड की चादर बदल रहे थे तो तुमने फोन पर बात की थी। बूढ़े ने सुनी और मुझे बता दिया कि तुम अकबर खान से बातें कर रहे थे। और लेकिन मुझे तो कोई फोन नहीं आया था तब, तारा कह उठा। क्या? मुझे कोई फोन नहीं आया। वो बूढ़ा कोई फ्रॉड है जो? बूढ़ा जो भी हो, तुम तो तारा ही हो ना, जो कि देवराज चौहान को मारने आया था। और तभी तारा गोरे पर झपट पड़ा। तारा गोरे की रिवॉल्वर ही छीन लेना चाहता था, परंतु इसी खींचातानी में गोली चल गई। नर्स घबराकर चीख उठी। तेज धमाका हुआ। गोली तारा की छाती में जा लगी।
ठीक दिल पर। तारा नर्स की कुर्सी से टकराता नीचे जा गिरा और तब तक उसकी जान निकल गई। देवराज चौहान बेड पर बेसुध पड़ा था। नर्स पुनः चीखी और डर से थर थर कांपने लगी। गोरे हक्का बक्का रह गया था। कम से कम वो तारा की मौत नहीं चाहता था। चंद पलों के लिए कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। सर, हवलदार ने टोका। गोरे के मस्तिष्क को झटका लगा। वो फौरन पलटता कह उठा, मैं बूढ़े के पास जा रहा हूं। दौड़ता हुआ वो कमरे से बाहर निकला। कमरा खाली था। गोरे अजीब सी नजरों से कमरे को देखने लगा। रिवॉल्वर उसके हाथ में थी। फिर वो पलटा और बाहर निकल गया। सामने से एक नर्स आती दिखाई दी। उसके हाथ में रिवॉल्वर देखकर घबरा कर ठिठक गई। ये महसूस करके गोरे ने रिवॉल्वर हॉलेस्टर में डालते हुए कहा, इस कमरे का पेशेंट कहाँ है? कौन सा कमरा? नर्स ने 15 नंबर कमरे के दरवाजे पर नजर मारी। ये 15 नंबर वाला। 15 नंबर में तो कोई पेशेंट नहीं है, नर्स ने कहा। यहाँ पेशेंट था, कैंसर का पेशेंट, और कैंसर के पेशेंट को यहाँ क्यों रखा जाएगा? वैसे भी 15 नंबर में कोई पेशेंट नहीं था, नर्स ने कहा और आगे बढ़ गई। गोरे ठगा सा खड़ा रह गया। आंखों के सामने बूढ़े का चेहरा नाच उठा। अगला दृश्य। गोरे के कमरे में जाते ही बूढ़ा पलटा और गैलरी में आगे बढ़ गया। उसकी चाल अब सामान्य से तेज थी। गैलरी में दो चार लोग उसके पास से निकले। आखिरकार बूढ़ा उसी कमरे के दरवाजे पर जा ठिठका जिसके भीतर रैकों पर चादरें वगैरह पड़ी थी। बूढ़े ने शांत भाव से गैलरी में दोनों तरफ नजर मारी और दरवाजा धकेल कर भीतर प्रवेश कर गया। जैकब कमरे में ही टहल रहा था। बूढ़े को आया पाकर ठिठका। तुम तुम तो अभी चादर बदलवाने आए थे ना? जैकब बोला। वो तो बदलवा दी, बूढ़ा मुस्कुराकर बोला। तो अब क्यों आए हो? तकिए का गिलाफ बदलना है। गिलाफ भी तो वो लेकर गया है ट्रॉली में, फिर तुम? उसको तो मैंने लाइन पर लगा दिया जैकब। इस बार बूढ़े की आवाज बदली हुई थी। जैकब उछल पड़ा। चेहरे पर हैरानी घिर आई। कौन हो तुम? मैंने तुम्हारी आवाज सुन रखी है। साथ ही जैकब के हाथ में रिवॉल्वर आ गई थी। पहचाना नहीं मुझे? तो तुमने अपना चेहरा बदल रखा है शायद। मैंने तुम्हारी आवाज सुन। सोचो, याद आ जाएगा कि तुमने मुझे कहाँ देखा था। कहीं वो जगह आर्य निवास होटल तो नहीं? जैकब का मुंह खुलता चला गया। आंखें फट गई। तो तुम, आप सरदूल? जैकब के होठों से फड़फड़ाता स्वर निकला। बूढ़ा, जो कि सरदूल ही था, मुस्कुराता उसे देखता रहा। जैकब का रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे होता चला गया। आप यहां कैसे? जैकब के होठों से निकला। सरदूल आगे बढ़ा और जैकब के पास पहुंचा। देवराज चौहान को मारने आए थे? सरदूल ने शांत स्वर में पूछा। अकबर साहब ने हुक्म दिया था। तभी सरदूल के दोनों हाथ बिजली की तेजी से चले। एक हाथ से कंधा पकड़ा जैकब का, दूसरे हाथ को खास अंदाज में उसके सिर पर मारा। कड़ाक। तेज आवाज के साथ उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। सरदूल ने उस पर से अपने हाथ हटाए तो वो कटे वृक्ष की तरह नीचे जा गिरा। अगला दृश्य। अगले 1.5 घंटे में हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर पुलिस ही पुलिस थी। कमिश्नर बाजरे, इंस्पेक्टर शेखर परवले, सब इंस्पेक्टर सावटे के अलावा 20 पुलिस वाले और भी थे। सब इंस्पेक्टर गोरे, हवलदार और दोनों कांस्टेबलों ने बताया कि क्या हुआ था। तारा की लाश उठाकर वहां की साफ सफाई करा दी गई। दूसरा हंगामा तब उठा जब जैकब की लाश उस कमरे में मिली। 4 बजे तक पुलिस बहुत ही व्यस्त रही। आखिरकार बाजरे, पेरवले, कामटे और गोरे को बात करने का मौका मिला। हथियार सप्लायर अकबर खान ने देवराज चौहान को खत्म करने के लिए अपने 2 खास आदमी भेजे। उससे पहले जगमोहन को हॉस्पिटल से उठा लिया गया। मेरे ख्याल में अब तक जगमोहन की हत्या कर दी गई होगी। कमिश्नर बाजरे गंभीर था। हम नहीं जान पाए कि असल मामला क्या है, परंतु ये तो जाहिर है कि मामला गंभीर है। कोमा की हालत में पड़े देवराज चौहान को भी वो लोग जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। हमें देवराज चौहान को कड़ी सुरक्षा देनी होगी ताकि अगर उसे होश आए तो हम उससे सारे मामले की जानकारी पा सकें।
देवराज चौहान को कानून की पहले से जरूरत भी है। देवराज चौहान की कानून को पहले से जरूरत भी है सर, गोरे बोला। अकबर खान को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? वो कहीं छुप गया है। सुधीर दावरे, दीपक चावला, वंशु करकरे और इनके खास आदमियों को पूरा पुलिस डिपार्टमेंट तलाश कर रहा है। जहां ये हो सकते हैं, हर शक भरी जगह पर पुलिस छापे मार रही है। परंतु ये सब लोग कहीं छिप गए हैं। ये मामला सरदूल जैसे खतरनाक मुजरिम से वास्ता रखता है। आर्य निवास होटल में हुई गोलीबारी की वजह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तभी हम मामला समझकर हालातों के हिसाब से चल सकते हैं। बात तो कुछ खास ही है सर, पैरवले ने कहा। जगमोहन का हॉस्पिटल से अपहरण कर लिया, देवराज चौहान को कोमा की हालत में खत्म करने की चेष्टा की गई, जबकि पुलिस वाले उसकी सुरक्षा के लिए मौजूद थे। देवराज चौहान पर फिर हमला होगा, बाजरे बोला। फिर वो देवराज चौहान को हर हालत में मार देना चाहते हैं। सरदूल इस मामले में खामोश नहीं बैठेगा। सब कमिश्नर बाजरे को देखे जा रहे थे। मैं पुलिस का पहरा बढ़ा रहा हूं, बाजरे ने कहा। दरवाजे के बाहर इसी तरह सब इंस्पेक्टर गोरे और 3 पुलिस वालों के साथ रहेगा। रात को ड्यूटी बदलती रहेगी, गोरे और 3 पुलिस वालों की। यस सर, गोरे ने फौरन कहा। कामटे, तुम कमरे के भीतर देवराज चौहान के पास रहोगे, दिन भी रात भी। तुम अपना बिस्तर उसी कमरे में लगा लो। जी सर, कामटे ने सतर्क मुद्रा में सिर हिलाया। और दरवाजे के बाहर गैलरी में 6 पुलिस के 6 जवान तैनात रहेंगे। हॉस्पिटल वालों से कह दिया जाएगा कि इस तरफ का रास्ता कम से कम इस्तेमाल करें। मैं नहीं चाहता कि बाहरी बंदे को इस कमरे के दरवाजे के पास आने का भी मौका मिले। तभी शेखर पेरवले कह उठा, सर देवराज चौहान कोमा का पेशेंट है। इसे होश में आने में महीनों या सालों लग सकते हैं, या फिर ये इसी प्रकार बेहोशी में मर सकता है। यह मामला लंबा भी हो सकता है। ये बात की बात है, हमें अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। यस सर। कमिश्नर बाजरे कमरे में दरवाजे देवराज चौहान के पास पहुंचा। अब देवराज चौहान के पास नई नर्स थी। इसकी कैसी हालत है सिस्टर, बाजरे ने पूछा। कोमा का पेशेंट है, सांसें चल रही हैं, इसके अलावा कोई होश नहीं, नर्स ने कहा। कमिश्नर बाजरे सब इंस्पेक्टर कामटे से कह उठा, कामटे, तुम इसी कमरे में टिक जाओ। बाजरे परवले और गोरे के साथ बाहर निकल गया। कामटे ने देवराज चांद पर नजर मारी, फिर जेब से फोन निकालकर घर का नंबर मिलाया। हेलो। फौरन ही सुनीता की आवाज कानों में पड़ी। कैसी हो, कामटे मुस्कुरा कर कह उठा। क्या बात है, बहुत मीठा बोल रहे हो, सुनीता ने डर से कहा। कुछ नहीं, यूं ही, कामटे ने हड़बड़ा कर कहा। बता भी दो क्या बात है, घर आ रहे हो क्या? उधर से सुनीता ने चंचल स्वर में कहा। अब यही बताने के लिए मैंने फोन किया था कि कई दिन मैं अभी घर नहीं आ सकूंगा। कई दिन? उधर से सुनीता का स्वर तीखा हो गया। हाँ, वो क्या है कि मेरा बाप पागल था जो उसने मेरी शादी पुलिस वाले से कर दी। मैं तो उसे दिन रात गालियां निकालती हूँ। साल भर भी नहीं हुआ मेरी शादी को, और अभी तक तुम कुल मिलाकर 6 महीने भी मेरे साथ नहीं रहे। कमीना कुत्ता है मेरा बाप जो उसने मेरी शादी के बारे में ना सोचकर तुम्हारी सरकारी नौकरी के बारे में सोचा। मैं तो उसे कामटे ने फोन बंद करके गहरी सांस ली। नर्स उसे देखती रही। नजरें मिलते ही कामटे के चेहरे पर झूठी मुस्कान उभरी। मैं जानती हूँ तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारी बीवी ने तुम्हें क्या कहा होगा, नर्स कह उठी। औरत औरत को अच्छी तरह पहचानती है, कामटे कड़वे स्वर में कह उठा। अगला दृश्य। शाम के 8 बज रहे थे। कमरे में ट्यूबलाइट और एसी चल रहा था। साधारण सा कमरा था। ये अकबर खान का गुप्त ठिकाना था। जब भी उसे कोई खतरा होता तो यहाँ आ जाता। चिंटू राम 60 बरस का बूढ़ा होता जा रहा खानसामा वहां रहता था, जो कि 30 साल की उम्र से ही अकबर खान के साथ तब से था जब वो छोटा मोटा बदमाश हुआ करता था। चिंटू अकबर खान का विश्वासी आदमी था। इन दिनों पुलिस से तगड़ा खतरा पैदा हो गया था, इसलिए अपने सब आदमियों से गुप्त जगहों पर छिप कर रहने को कह दिया था। अकबर खान खुद भी यहां से बाहर नहीं निकलता था, सिर्फ एक बार जगमोहन को देखने गया था।
अकबर खान आज ज्यादा ही परेशान था। उसे खबर मिल गई थी कि हॉस्पिटल में देवराज चौहान को मारे गए तारा और जैकब मारे गए थे। वो उसके विश्वासी आदमी थे और सालों से हर दुख सुख में साथ रहे। उनका इस प्रकार मारा जाना उसके लिए तकलीफ दे था। हाथ में पकड़े गिलास से अकबर खान ने घूंट घूंट भरा। तभी चिंटू वहां पहुंचा और बोला, कुछ खाएंगे? पीने के साथ थोड़ा बहुत ले लेना चाहिए। ले आ। चिंटू चला गया। तभी अकबर खान का मोबाइल बजा। हेलो। अकबर खान ने बात की। कैसा है अकबर? सरदूल की आवाज कानों में पड़ी। और तुम, सरदूल? अकबर खान चौंका। उसके होंठों से निकला, पाकिस्तान पहुंच गए? समझो पहुंच गया। अच्छा किया। यहां तो बहुत खतरा है। अकबर खान ने गहरी सांस ली। तुम तो बहुत कमजोर निकले अकबर। क्या मतलब? तारा और जैकब को भेज दिया देवराज चौहान को मारने के लिए। उसका मर जाना ही ठीक है। वो तो कोमा में है, जिंदा लाश है वो। ये तो कोई बहादुरी ना हुई कि तुम लाश की हत्या करो। वो कोमा से होश में आ गया तो हमारे पीछे पड़ जाएगा। डकैती मास्टर देवराज चौहान है वो। ऐसा हुआ तो उससे निपट लेना। पहले ही डर को मुकुट बना लेने में क्या समझदारी है? मैं खतरे को खत्म कर देना ही ठीक समझता हूँ। लेकिन मुझे तेरी ये कमजोरों वाली हरकत पसंद नहीं आई। तभी वो दोनों मारे गए। क्या मतलब? अकबर खान के होंठों से निकला। तुम्हारे दोनों आदमी मेरे इशारे पर ही मरे। अगर मुझे तुम्हारी ये हरकत पसंद होती तो वो सफल हो गए होते। अकबर खान के होंठों से कुछ नहीं निकला। उसकी आंखें सिकुड़ गई। समझ गए होगे अकबर। वो दोनों मेरे खास आदमी थे। लेकिन मैं देवराज चौहान को इस तरह मौत नहीं देना चाहता। हम इतने गिरे हुए तो नहीं है कि कोमा में पड़े इंसान की डर कर हत्या कर दें। हम बहादुर हैं। तुम्हारी पीठ पर मेरा हाथ है। हम नीचता वाले काम नहीं करते। हमें अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। दुश्मन स्वस्थ हो तो लड़ने का भी मन करता है। देवराज चौहान इस वक्त ऐसे हाल में है कि उसे मैं इस वक्त दुनिया का सबसे कमजोर आदमी मानता हूं। ऐसे में उसकी जान लेने की सोचना भी बुरी बात है। कम से कम मुझे तो तुम्हारी ये बात पसंद नहीं आई। मेरे आदमियों ने उनका काम खराब कर दिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अकबर खान ने गहरी सांस ली। डरो मत। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम तो पाकिस्तान में हो और मैं यहां। मैं हर जगह हूं। सरदूल के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान कुछ नहीं है। मेरे लिए हर जमीन एक जैसी है। चिंटू प्लेट में नमकीन, काजू और चिकन रख गया। अकबर खान ने घूंट भरकर गिलास रखा और चिकन उठाकर खाया। फोन कान पर था। मैं तुम्हारे पास ही हूं। तुम किसी बात की फिक्र मत करो। सरदूल की आवाज कानों में पड़ी। और पुलिस का शिकंजा? इसी तरह छिपे रहो। धीरे धीरे पुलिस पीछे हटती चली जाएगी। मैं पुलिस को पीछे कर दूंगा। ठीक है। अकबर खान ने चिकन खाते हुए कहा। मैंने सुना है हॉस्पिटल से देवराज चौहान के साथी जगमोहन को किसी ने उठा लिया। हाँ, सुना तो मैंने भी है। तुमने उठाया? नहीं, मैंने ये काम नहीं किया। ठीक है। कोई जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना। उधर से इतना कहते ही सरदूल ने फोन बंद कर दिया। सोचों में डूबा अकबर खान चिकन खाता रहा, पीता रहा। फिर राठी को फोन किया। कहिए। राठी की आवाज कानों में पड़ी। जगमोहन को चेक करो कि उसकी याददाश्त खो गई है या वो नाटक कर रहा है। अकबर खान गंभीर स्वर में कह रहा था। ठीक है, अब चेक करूंगा। सतर्क रहना। वो बहुत चालाक और खतरनाक इंसान है। वो हमारी कैद से न निकल भागे। वो कैद से नहीं निकल भागेगा। मुझ पर भरोसा रखो। अगला दृश्य। राठी एक कमरे में बैठा स्क्रीन पर नजरें टिकाए हुए था। स्क्रीन पर बेड पर लेटा जगमोहन नजर आ रहा था। इस ठिकाने पर जरूरत की हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे तो लगे हुए थे, परंतु जगमोहन को चेक करने की खातिर उसकी याददाश्त सच में गई है या वो ड्रामा कर रहा है,
जगमोहन को पूरी तरह होश में आने से पहले ही और मुनासिब जगहों पर कैमरे लगा दिए गए थे। राठी के पास कीबोर्ड रखा था। बटन दबाते दबाए जाने पर उसे स्क्रीन पर हर कैमरे के एंगल का दृश्य नजर आता। इसके अलावा हरी और बंटी भी सतर्क थे। राठी ने दोनों को सब समझा दिया था। राठी बहुत गंभीर नजर आ रहा था। तारा और जैकब की हत्या हो जाने की वजह से वो खुद को अकेला महसूस कर रहा था, वरना उसे तो आदत सी हो गई थी उन दोनों के साथ काम करने की। रह रह कर राठी उन दोनों के बारे में सोचने लगता लगता था। कभी कभी तो उसका यकीन हिल जाता कि तारा और जैकब वास्तव में मर चुके हैं। तभी राठी की आंखें सिकुड़ी। जगमोहन को उसने बेड पर उठते देखा। अगला दृश्य। देर से बेड पर लेटा जगमोहन एकाएक उठकर बैठ गया। सिर पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी। डॉक्टर ने आज सुबह ही उसे उसके सिर की पट्टी बदली थी। शरीर पर जगह जगह टांके लगे दिख रहे थे। डॉक्टर के कहने पर हरी उसे उसी वक्त पर दवा दे रहा था। खास बेहतर नहीं थी उसकी हालत। अभी तक उसके ह- हॉस अभी तक उसके बदन पर हॉस्पिटल वाला नीला गाउन ही था। बेड पर उठकर बैठने के पश्चात उसने टांगे नीचे लटका ली। शरीर पर कई जगह टांके लगे होने के कारण खिंचाव महसूस होने लगता। जगमोहन ने दाएं बाएं देखा, कमरे में नजरें दौड़ाई, हाथ से सिर पर बंधी पट्टी को टटोला, फिर उठ खड़ा हुआ। उठते हुए शरीर पर कई जगह दर्द का एहसास हुआ। उसके बाद धीरे धीरे चलता हुआ दरवाजे तक आ पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। कहीं कोई आवाज नहीं उठ रही थी। दरवाजे पर खड़े होकर उसने दाएं बाएं झांका। कोई ना दिखा। फिर वो एक तरफ चल पड़ा। चलते समय शरीर पर जगह जगह खिंचाव महसूस हो रहा था। इत्तेफाक से वो उस तरफ बढ़ आया था जहां बाहर जाने का रास्ता था। रास्ते में पर्याप्त रोशनी थी। बीच में पड़ने वाले कमरों के दरवाजे खुले थे, परंतु कमरे खाली थे। आगे बढ़ता गया जगमोहन। आखिरकार एक बंद दरवाजे के पास जा ठिठका। दो पलों तक उसने दरवाजे को देखा, फिर पलट कर पीछे देखा, परंतु उसे कोई न दिखा। फिर दरवाजे पर लगी सिटकनी को नीचे किया और हैंडल दबाकर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलता चला गया। ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। सामने गली थी। रात के 11 के ऊपर का वक्त था। अंधेरा था हर तरफ। जगमोहन जरा सा आगे हुआ और गली में दोनों तरफ झांका। गली में कारें खड़ी थी। एक स्ट्रीट लाइट लगी थी वहां, जिसका थोड़ा सा प्रकाश फैला हुआ था। 3-4 मिनट जगमोहन वहीं खड़ा गली में देखता रहा। उसके बाद पीछे हटा और दरवाजा बंद करके वापस चल पड़ा। कुछ मिनटों बाद उसी कमरे में बेड पर लेटा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। इतना चलने में ही उसकी सांसें उखड़ गई थी। वो थकान सी महसूस करने लगा था। अगला दृश्य। राठी की आंखें और होंठ सिकड़े हुए थे। स्क्रीन पर उसने जगमोहन की सारी हरकतें देखी थी। पहले तो उसे लगा कि जगमोहन दरवाजा खोलकर गली में भाग जाएगा, परंतु जब दरवाजा बंद करके जगमोहन वापस आया तो उसे सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि वो भागा क्यों नहीं। उसे भागने का एक बढ़िया मौका दिया गया था। जब जगमोहन को उसने वापस कमरे में बेड पर लेटते देखा तो राठी ने मोबाइल निकाला और हरी को फोन किया। चेहरे पर सोचे दौड़ रही थी। हरी। बात होते ही राठी कुर्सी से उठता हुआ बोला। वो वापस अपने बेड पर आ लेटा है। हमारी पूरी नजर भी उस पर है। वो भागता तो हम उसे लेते। वापस आ जाओ। क्या सच में उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा? पता नहीं, अभी मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। राठी ने कहकर फोन जेब में रखा और कमरे से निकलता चला गया। राठी जगमोहन के कमरे में पहुंचा। बेड पर लेटे जगमोहन ने आंखें बंद कर रखी थी। राठी बेड के पास जा पहुंचा। आहट पाकर जगमोहन ने आंखें खोली और राठी को देखा। राठी मुस्कुराया। पानी। जगमोहन मध्यम से स्वर में कह उठा। राठी ने फौरन वहां रखे जग से गिलास में पानी डाला और उसकी गर्दन को सहारा देकर कुछ पानी पिलाया। तुम कुछ थके से लग रहे हो, राठी ने गिलास वापस रखते हुए कहा। मैं उठा था, मुझे कोई दिखा नहीं तो मैं बाहर गली के दरवाजे तक चला गया था, जगमोहन ने धीमे स्वर में कहा।
और कुछ चाहिए था क्या? नहीं, तुम बैठो। जगमोहन ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। राठी ने कुर्सी घसीटी और बैठ गया। जगमोहन ने 2 पलों के लिए आंखें बंद की और पुनः आंखें खोलकर उसे देखा। मुझे बताओ, मैं कौन हूं? जगमोहन ने थके से स्वर में पूछा। इस बात का जवाब तो तुम्हारे पास होगा। तुम्हें पता होगा तुम कौन हो। राठी ने मुस्कुराकर कहा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। जगमोहन की आवाज में बेचैनी आ गई। याद करो, याद आ जाएगा। नहीं, बहुत याद किया परंतु कुछ भी याद नहीं आ रहा कि मैं कौन हूं। तुम्हें अपना नाम तो याद होगा। वो भी याद नहीं। घर का पता, घर का कोई सदस्य? नहीं नहीं, कुछ भी याद नहीं आ रहा। जगमोहन के चेहरे पर परेशानी दिखी। आराम करो, दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो। राठी कह उठा। जगमोहन ने आंखें बंद कर ली। राठी बैठा सोच भरी निगाहों से उसे देखता रहा। जगमोहन की आंखें खुली और गर्दन घुमाकर राठी को देखा। मुझे क्या हुआ था? तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। बस ने तुम्हें टक्कर मार दी थी। मुझे ज्यादा चोटें लगी हैं क्या? जगमोहन उसे ही देख रहा था। हाँ, बहुत ज्यादा चोटें लगी हैं। अब तुम ठीक हो रहे हो? राठी मुस्कुराया। जगमोहन ने गहरी सांस ली, फिर बोला, तुम कौन हो? मुझे राठी कहते हैं। मैंने तुम्हें सड़क के किनारे घायल पड़े देखा तो तुम्हें उठा लाया। डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाया। ओ, फिर तो तुम अच्छे इंसान हुए। इंसान ही इंसान के काम आता है। तुम्हें अब आराम करना चाहिए। राठी ने उसका हाथ थपथपाया। पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? शायद तुम्हारी याददाश्त चली गई है। तुम भूल गए हो सब कुछ। ऐसा होता है। हो जाता है कभी कभी। कुछ वक्त बीतेगा तो तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। राठी ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। जगमोहन 2 पल राठी को देखता रहा, फिर बोला, मुझे भूख लग रही है। हरी से कहता हूँ वो तुम्हें खाने को कुछ दे देगा। कहकर राठी पलटा और बाहर निकल गया। जगमोहन आंखें खोले छत को देखने लगा, फिर बड़ा बड़ा उठा। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मैं क्यों सब कुछ भूल गया हूँ? राठी कमरे से बाहर निकला तो चंद कदमों पर खड़े हरी को देखा। हरी। राठी उसके पास पहुंचकर बोला। वो खाने को कुछ मांग रहा है। अभी देता हूँ। उस पर कड़ी नजर रखना। हो सकता है वो याददाश्त चली जाने का ड्रामा करके हमसे खेल खेल रहा हो। अभी तक मैं समझ नहीं पाया हूँ कि सच में उसकी याददाश्त गई है या वो कोई हरामीपन दिखा रहा है। मैं सतर्क रहूंगा राठी साहब, हरी ने कहा।